हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। तो अभी तक आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, मतलब फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, अब हम उसी चैप्टर की जस्ट आगे का, ठीक है, जो मोशंस है उसके लॉ और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। आप जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हो, वर्क करते हो, ठीक है, आए दिन, अ, उन सभी में इस चैप्टर का यूज़ है। रियल लाइफ में आप इस चैप्टर को ना जी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वन इज फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। तो बल क्या होता है? द पुश और पुल मतलब किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास दैट कॉज इट टू चेंज इट वेलोसिटी। मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम खींचते हैं या धक्का देते हैं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन में चेंज आती है। ठीक है, अब वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह खड़ा है, आपने उसको धक्का दिया तो वो आगे गई, आपने उसे आगे खींचा, ठीक है, तो वो आपकी तरफ आ गई। तो यहाँ पर देखो, तो उसमें देखो उसकी पोजीशन में चेंज आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ी तेज हुई। तो यहाँ तो वो आपने जो अब उस पर अप्लाई किया, वो हमारा फोर्स था। आपने उस पर बल अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखो, जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि आपने कितना उस पर बल लगाया है। तो और जबकि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। तो यहाँ पर बच्चा, जितने भी डिफिनीशंस वगैरह होंगी, स्पीड है, एक्सीलेशंस है, फोर्स है, इन सभी की जो एसआई यूनिट है और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये ज़रूर ही याद रखिएगा, बिकॉज इन सब का डिफरेंस आता है। कभी तो एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन इस वजह से क्योंकि न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इनके एसआई यूनिट का नेम न्यूटन है। फर्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट डज फोर्स देन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि कोई दरवाज़ा है, वो खड़ा ऐसे ही सिंपल ही है, ठीक है, आपने उसको धक्का दिया, वो बंद हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आपने उसे बहुत तेज धक्का दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। और जैसे कि आपने बॉल लिया, उसको आपने प्रेस कर दिया, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी शेप देखो, उसकी शेप भी चेंज होती है। आप प्लास्टिक की बॉल लेते हो, उसको जब प्रेस करते हो, देखो वो पिचक सा जाता है, ठीक है, उसका शेप डिसबैलेंस हो गया। आपने बॉल ऐसे रखी हुई थी, आपने उसको उठाया, फेंक दिया, ठीक है, आपने उस पर फोर्स तो लगाया भी, और उसकी स्पीड तो बढ़ी, और उसको जिस डायरेक्शन में आपने फेंका वो उधर ही गया, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो बेसिकली जो हमारे फोर्स होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे कि जो हमारे टच में हो, जिसको हम सब इसे टच करके उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आपने गेट को आपने टच किया, उसको धक्का दिया तो वो बंद हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज जैसे कि हम उसको बिना टच किए हुए उस पर फोर्स लगा सकती हैं। जैसे अब मैग्नेट है, आपने मैग्नेट लिया और आयरन की रॉड ले ली, तो आप देखो, अब मैग्नेट को आपने टच किया, लेकिन जो आयरन की रॉड है, ठीक है, वो आपने टच नहीं किया, उसकी आप दोनों क्लोजली रख दोगे, वो जो मैग्नेटिक है ना, वो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगी बिना आपके टच किए हुए। जो हमारी आयरन की जो नेल या रॉड है ना, वो दूर जाने लगेगी, ठीक है। तो उसमें उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ये हमारा कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आइए हम सब समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मतलब जैसे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे कि जब भी हम कहीं पर अब जो है फोर्स लगाते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट मतलब जो उसका टोटल फोर्स हो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो आए, जो आपने अप्लाई किया वो हमारा रिजल्टेंट, वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होगा। चलिए इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, सड़क पर कोई ईंट आ जाती है और उसके ऊपर टायर चढ़ जाता है, तो आप नीचे गिर जाते हो, ठीक है। तो मतलब आपका जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ गया, इस वजह से आप नीचे गिर गए, ठीक है। तो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इधर से समझ लीजिए आगे से कोई पर्सन उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और पीछे से भी कोई पर्सन उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो जो बीच का ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है, वो अपनी प्लेस जो है चेंज नहीं कर रहा है। मतलब इधर से उसके ऊपर 10 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, और उधर से भी उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मतलब दोनों पर्सन जो फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इक्वली लगा रहे हैं।
तो उस ऑब्जेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा उसमें जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स है। नेक्स्ट वन इज़, पहले आप सब देखो, एक इम्पॉर्टेंट है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है, इसमें हम सब जो ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। कोई बलून है, उसको लेफ्ट साइड से कोई पर्सन उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और देन राइट से भी उसके ऊपर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो दोनों साइड से लग रहा है बलून पे। बलून्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन बलून्स का जो शेप है ना वो चेंज होगा, क्योंकि वो बलून जो है उसका पीछे सा जाएगा, ठीक है, हल्का सा प्रेस हो जाएगा। और हमारा जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है, इसका जो नेट एसिलेशन होता है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट वन इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जैसे कि बैलेंस फोर्स में क्या था, जो उसका रिजल्टेंट था टोटल अप्लाइड फोर्स का वो ज़ीरो हो जाए तो हमारा बैलेंस्ड फोर्स था। सेम अगर वो ज़ीरो ना हो तो वो हमारा क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। चेंज द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इसकी स्पीड और पोजीशन होगी वो चेंज कर देगा। जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट थी, कोई पर्सन उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई पर्सन उस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो देखो, एक पर्सन का फोर्स जो है वो कम है, दूसरे का ज़्यादा है। जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया है, ठीक है, तो वो जिधर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करेगा। मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल था, और इसमें जो हमारा नेट एसिलेशन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज देखो पहले बच्चा, ये जो चैप्टर आपका होता है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो भी आप 9th में पढ़ोगे, जो 10th में पढ़ोगे ना, ये बेसिक है फिजिक्स का। फिर जब आप 11th में जाओगे ना, तो यूँ मोटी मोटी बुक्स देखोगे फिजिक्स का, तो अगर आपको 9th और 10th का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है तो आपको 11th 12th की फिजिक्स समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फिजिक्स है, जो हमारा न्यूटन्स है ना, ये हमारे फिजिक्स के जो मेन होते हैं वही है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। जो न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉ दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। और फिर इसकी डिफिनीशंस भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आती है कि राइट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का? It state that if a body is at rest, it will remain at rest, and a body with uniform motion will remain in uniform motion until an external unbalanced force is applied. देखो सिंपल बात क्या है इसका, इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, आप समझ लीजिए, आप खुद से भी लिख सकते हो। जो हमारे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर आप सो रहे हो, आप सोते ही रहेंगे जब तक आपके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और ये जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है ना, समझ लो आपकी मम्मी है, आप सो रहे थे, मम्मी आपकी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, वो आई आपको उठा दी, ठीक है, आपके पास फोर्स लगाई तो आप उठ गए उनके डर से, ठीक है, वरना अगर वो ना उठाते तो आप सोते होते, ठीक है। सेम वही, ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सब देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और मोशंस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो रेस्ट और मोशन में होता है, ठीक है, तो उसको उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर उसकी जो स्टेट होती है ना उसको चेंज करने के लिए अपोज मतलब एक एडिशनल सा फोर्स लगाती है, ठीक है, उसके विरोध में। वो जो प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी की वो हमारी इनर्शिया होती है। ये जो इनर्शिया है ये भी एग्जाम में आता है। व्हाट इज इनर्शिया, मतलब डिफाइन इनर्शिया एंड इट्स टाइप एंड गिव द एग्जांपल। और जनरली ये पूछ लेते हैं कि जब हमारा जो मैट होता है उसमें जब हम लोग जो डस्ट होती है जब उसको हम लोग डंडे से पीटते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होता है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी होंगे NCERT के, ठीक है। तो एग्जाम में आते हैं।
इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो जो इनर्शिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास ऑफ द बॉडी के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो सिंबल है ये मास का ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी इनर्शिया बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मास भी बढ़ेगा, या कह सकते हो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया बढ़ेगा। ठीक है, मोर दी मास मोर विल बी दी इनर्शिया, ज़्यादा मास ठीक है तो ज़्यादा हमारा इनर्शिया होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसका एक बेसिकली एग्जांपल देखो, यू फील अ बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव क्विकली फ्रॉम रेस्ट। जैसे बस रहती है ठीक है, बस जो हमारी स्टार्ट नहीं रहती है, लेकिन जब बस स्टार्ट होती है ना तो आपको एक पीछे की तरफ एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, क्योंकि आप उस टाइम पे रेस्ट पोजीशन में रहते हो बस के साथ में। ठीक है, तो वो आपको जो बैकवर्ड फोर्स लगता है ना वो हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, उसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या होता है, तो व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ साइकिल, जब हम सब साइकिल को पैडल मारना जो है स्टॉप कर देते हैं तो उससे रोक देते हैं, बट इट कॉन्टिन्यूअस गोइंग अंटिल फ्रिक्शन स्लो डाउन। लेकिन देखो जैसे कि हम सब साइकिल को खूब तेज़ से चलाते रहते हैं, फिर एक समय ऐसे आता है ना कि हम थक जाते हैं तो हम पैडल मारना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो साइकिल है ना वो मूव करती रहती है जब तक उस पर जो कोई फ्रिक्शन जो है अप्लाई ना हो। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन उस पर काम करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था इनर्शिया ऑफ मोशंस का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, बी टेंड टू फॉल साइड वे while we are sitting in a bus and it make a sudden sharp turn। जैसे कि inertia of direction क्या होता है, जैसे कि बस आपकी स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहती है, लेकिन कहीं पर जब टर्न आता है ठीक है, तो बस जब टर्न लेती है ना तो आप जो सीट पर बैठे होते हो आपकी पोजीशन पे ना आप भी उसी साइड में हल्का सा टर्न होते हो। ठीक है, मतलब ऐसा कि आपके ऊपर भी फोर्स लगता है कि जब बस हमारी साफ टर्न लेती है तो आप उसी साइड पर झुक जाते हो। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। सिंपली देखिए, जितने भी आपके फिजिक्स जो भी मैंने एग्जांपल लिया या आपके लाइफ से रिलेटेड है, जनरली आप सब इसको जीते हो ठीक है, लेकिन फिर भी आप सब इसको फील भी कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली कर रखा है, आपको कल पढ़ना है, इसको समझना है, लिखना है कॉपी में बस केवल। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भैया, से ये देख लो, तुम जो मोमेंटम होता है ना, जैसे कि जो कोई भी बॉडी मूव करती है उस बॉडी के पास भी ना एक और चीज़ होती है जिसे हम सब मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि बॉडी के पास मास होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन जब हम सब उसी मास और वेलोसिटी का जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उनका प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो हमारा मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं भाई साहब पी से। मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ठीक है अपने स्टूडियो पर, तो यहाँ पर देखो मैंने डाला था कि मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली मैंने 4 ऑप्शन डाले थे उसमें। तो मोमेंटम जनरली स्टार्ट तो एम से ही होता है। ठीक है, मोमेंटम मतलब स्टार्ट तो एम से होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला उसको डिनोट करते हैं पी से। तो मैंने क्या किया, पी इक्वल टू एम बी लिखा, एक मैंने लिख दिया एम इज इक्वल टू पी वी, वी इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, ऐसे मैंने 3-4 ऑप्शन चेंज कर दिए। तो बच्चों ने क्या सोचा, मोमेंटम स्टार्ट हुआ एम से तो मोमेंटम का सिंबल भी एम से ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी पर जो भी हमारे वो आए वोट आए हैं ना, वो एम इज इक्वल टू पी वी पे आए हैं, जबकि वो रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर है पी इज इक्वल टू एम बी। तो ऐसे को याद रख लो, मोमेंटम को हम सब नोट करते हैं पी इक्वल टू एम बी से। देखो भैया साहब, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मोमेंटम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी पी, पी इक्वल टू एम बी। पी मतलब क्या होता है, हमारा मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की जो हमारी यूनिट होती है वो केजी होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो हमारा हो जाएगा इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई साहब, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया, ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रूविंग है वो एग्जाम में आती ही आती है। तो देखो ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखो, इट स्टेट दैट rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on the body। मतलब ये क्या बोलता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था, इसने बताया कि कोई बॉडी है उसका जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
उस बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ऐसे याद कर सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अब मोमेंटम को हम सब डिनोट करते हैं किससे, पी से, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल पी अपॉन टाइम, टाइम को टी से, तो एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन टी। तो यहाँ पर देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब देखो जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाइम घटेगा, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डिराइव करना है। एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये नॉर्मली था ये। फिर देखो डेल पी मतलब कि चेंज हो रहा है, तो मुझे पता नहीं कितना चेंज हो रहा है, तो हम सब क्या कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, मतलब जितना फाइनल टोटली कितना है उस पर्सन का, उस फोर्स अप्लाई किया उस पर कितना मोमेंटम लग रहा है, ठीक है, उसका फाइनल इतना है और इनिशियली कितना था उसमें से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। तो अब पी हमारा क्या होता है, एम वी, ठीक है। तो एम वी और फिर हम लोग फाइनल को डिनोट करते हैं वी से और इनिशियल को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब देखो इसमें से एम कॉमन ले लिया हमने, एफ इज इक्वल टू एम फिर वी माइनस यू अपॉन टी। और हम सब जानते हैं वो क्या फॉर्मूला नहीं होता है कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, अरे हाँ मेरे को याद आ गया वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको अप्लाई करोगे आप, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का। ये फॉर्मूला आप जब तक रहोगे तब तक आपका यूज़ होगा, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक। आप चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स भर भर के यूज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अब ये क्या हुआ, मतलब जैसे कि हम सब कोई भी एक्शन करते हैं तो उस पर तुरंत उतना ही रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा। जैसे कि सिंपल समझो, आपने कभी फायर नहीं किया होगा, फिलहाल मैंने तो किया है, लेकिन अभी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो कि फायरिंग कैसे होती है। तो उसमें आप देखोगे ना, जब जो हमारा फायरर होता है जब वो ट्रिगर दबाता है, ठीक है, जितनी तेज़ी से उसमें से बुलेट निकलती है ना, तो जो हमारी राइफल होती है ना वो भी उतना झटका देती है बॉडी को पीछे साइड। जैसे कि एक्शन तब हुई जब हमारे गन से बुलेट निकल रही है, ठीक है, रिएक्शन में जो हमारी गन है वो हमको धक्का देती है शोल्डर के पास, ठीक है। तो बॉडी भैया फायरिंग के बाद बॉडी में बहुत तगड़ा वाला पेन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारी रॉकेट लॉन्च होती है विशाखापट्टनम वगैरह में, अभी जो केशवन ने किया था, तो वहाँ पर देखो जब रॉकेट हमारा लॉन्च होता है ना, रॉकेट जितना तेज़ी से ऊपर जाता है ना, ऊपर तो वो गया, नीचे भी वो उतना रिएक्शन करता है, नीचे खूब जगह जगह तक वो कितने सारे आग वगैरह उनके चिंगारियाँ वगैरह निकलती है। तो ऐसी जगह पे वो रॉकेट लॉन्च करते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई रहता नहीं है। तो जो हमारा रॉकेट है वो भी एग्जाम्पल है। आपने बोट की सवारी की होगी, जो जो नाविक होते हैं जैसे ही वो पानी में वो जो उनके पास रहता है वो घुमाने वाला, जैसे वो घुमाते हैं, ठीक है, तुरंत वो प्रेशर डालती है। बोट जो नाविक था उसने आगे की तरफ किया, जो हमारा पानी था जो बोट था ना उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, बायोट फोर्स, बोट को हमारे उसने पीछे किया, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी बोट जो थी वो मूव करती है। हमने एक्शन अप्लाई किया और उल्टे में हमको रिएक्शन फोर्स मिलता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। ये इसकी डिफिनीशन तो इतनी आसान है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, तो क्या ही बताऊँ, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट भी है ये 11th में तो इसका भाई साहब तब बड़ा यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने अभी तक पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसी का हम सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। जो टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडी इज कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन। अब देखो कोलिजन क्या होता है, ये एक नया शब्द है। कोलिजन मतलब होता है कि जब कोई दो बॉडी आती है आपस में खूब तेजी से लड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो जब कोई दो बॉडी आपस में आके लड़ जाती है, ठीक है, तब भी उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम इस कंजर्व, वो बचा होगा, वो सुरक्षित रहेगा इवन आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद।
ये कॉलेज का एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ठीक है। सपोज करो ये दो बॉडी है, F1 F2, इनका मास है, वो इनिशियल मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी V2 है। बिफोर कॉलिजन का शीर ये है, कॉलिजन के बाद का देखो रही हो, वो आपस में लड़ गई। फिर देखो जिसका मास ज़्यादा था बॉडी, उसी डायरेक्शन में घूमने लगी। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। अब इसकी प्रूविंग भी देख लो। तो जो हमारी फर्स्ट बॉडी थी उसका था, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव ले लिया, एक मैंने निगेटिव ले लिया, बिकॉज जो मोमेंटम होता है ये हमारा एक क्या होता है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम सब इसे पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये F12 एक हो गया, दूसरा वाला हो गया -F21, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसका M1 A1, उसका बिकॉज देखो F इक्वल क्या होता है M में, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये गेन कर लिया। तो F इक्वल टू M1 A1, ठीक है। तो F और F2 माइनस मतलब -F21, तो इसका मतलब हो जाएगा -M2 A2, ठीक है। तो देखो अब A1 का फॉर्मूला मुझे पता है कि V इक्वल टू क्या होता है U + AT। तो हमने ट्रांसफर वगैरह करके A की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया। ये आपने मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है, जो तीनों फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देखो अब हियर T1 इक्वल टू T2 होता है, बिकॉज टाइम आफ्टर कोलिजन के बाद उनका टाइमिंग जो होता है वो सेम हो जाता है। वो सब चीज़ें आपने इधर उधर ट्रांसफ़र करके आपने लास्ट में ये फॉर्मूला ले आया, M1 U1 + M2 U2 इक्वल टू M1 V1 + M2 U2, ठीक है, V2। ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आएगा, उसको प्रूविंग करने को आएगी, आप ये प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं, सॉरी, ये जब आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप ये लिख सकते हो। जनरली इस चैप्टर में जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रूविंग के साथ 5 मार्क्स में आ सकता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे तो इस चैप्टर में एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि SI यूनिट उसकी क्या होती है, और न्यूटन्स के तीनों लॉ को लिखिए विथ एग्जाम्पल, और व्हाट इज इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। और बाकी तो आपके बुक्स में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो इनर्शिया के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते हैं। जो क्रिकेटर है ना, बॉल को कैच करते हैं, उसमें भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है। तो हमारा जो हार्ट है वो पीछे आता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब है, आप प्रिपेयर करिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।